हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो फरवरी 2014 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला विकल्प है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। चौथा लिखा है, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और पांचवा लिखा है, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। उपर्युक्त प्रकथनों में दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है। पहले होगा ई, फिर डी, फिर ए, उसके बाद सी, फिर बी, यानी ई डी ए सी बी दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। यही इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? पहला विकल्प है केवल भोजन का आभास कराने में। दूसरा है केवल भोजन पकड़ने में। तीसरा है केवल गति देने में। और चौथा है गति देने एवं भोजन पकड़ने में। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ जीव दिए हैं, ईस्ट, खटमल, जौक, अमरवेल, शैवाल, जूम, छत्रक, मशरूम और लाइकेन इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। यानी जो परजीवी हैं उनको बताना है। तो परजीवी कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है खटमल, उसके बाद है जौक, ये भी परजीवी है, अमरवेल और जूम। खटमल, जौक, अमरवेल और जूम ये परजीवी हैं। तो इनका क्रम अब देखना है कौन से ग्रुप में है, ये कौन से विकल्प में है। बी, सी, डी, ई यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ खोज दी गई है। वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज से सही मिलान करें, यानी इनका मिलान करना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, यानी ए का मिलान होगा चौथे से। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, इनका पांचवें से मिलान होगा, बी का पांचवें से। लुई पास्चर ने क्या किया है, किण्वन की खोज की है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स जीवाणु यानी डी का हो जाएगा पहला। तो ए का चौथा, बी का पांचवा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। पहला विकल्प है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। दूसरा है, ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तीसरा है, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और चौथा विकल्प है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है कि ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते।
दूसरा लिखा है एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तीसरा लिखा है नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। और चौथा है यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। निम्न में से सही कथन है, तो इनमें से जो सही है वो बताने हैं। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी ए बी सी और सही है, तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित की गई है। ए बी सी और डी का सही नामांकन है। तो पहले विकल्प में लिखा है ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी एंड्रीनल ग्रंथि और डी अग्नाशय। दूसरे विकल्प में लिखा है ए एंड्रीनल, बी पीयूष, सी अग्नाशय और डी थायराइड। तीसरा विकल्प लिखा है ए एंड्रीनल, बी थायराइड, सी अग्नाशय और डी पीयूष। और चौथे विकल्प में लिखा है ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी थायराइड और डी एंड्रीनल। तो इसमें जो सही नामांकन है, तो ए विकल्प इसमें सही है। ए पीयूष ग्रंथि है ये, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है एंड्रीनल ग्रंथि और डी है अग्नाशय। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव है। द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है वो बताना है। तो इसमें चौथा सही है। चौथा विकल्प इसमें सही है। सी पर दाब ज्यादा है बी पर दाब से और बी पर दाब ज्यादा है ए पर दाब से। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न लिखा है आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं? तो उस पृष्ठ को बताना है जिस पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं। तो सभी तीनों पृष्ठ पर बराबर हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, ऑल द थ्री सरफेसेस। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ए बी सी और डी द्वारा अंकित भावों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला विकल्प है ए पक्षापेशी, बी पुतली, सी लेंस और डी कॉर्निया। दूसरा है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस और डी कार्निया। तीसरा विकल्प है ए परितारिका, बी कार्निया, सी पुतली, डी लेंस। और चौथा है ए पक्षापेशी, बी परितारिका, सी लेंस और डी कार्निया। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, ए पक्षापेशी, बी परितारिका, सी लेंस और डी कार्निया। तो ये जो इनके नामांकन किया जाएगा तो इस प्रकार से आएंगे। ए पक्षापेशी है, बी है परितारिका, सी है लेंस और डी है कार्निया। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/15 सेकंड और 1/25 सेकंड। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, 1/15 सेकंड। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। दूसरा लिखा है पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में नहीं होता है। तीसरा लिखा है विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है।
चौथा लिखा है फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है। और चौथा लिखा है, पांचवा लिखा है जल फसलों की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो इसमें वे कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? तो इसमें पहला ए, बी और ई ये कथन हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रका में स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक कोशिक जीव श्वसन और प्रजनन करते हैं। और चौथा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। इनमें से सही कथन है, इनमें से जो सही हैं वो बताने हैं। तो इसमें बी सही है, सी सही है और डी सही है, यानी बी सी डी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। पहला विकल्प लिखा है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा लिखा है 20 हर्ट्ज और 2 लाख हर्ट्ज के बीच, तीसरा लिखा है 2000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, और चौथा लिखा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। पहला विकल्प है समान बल और समान दाब, दूसरा विकल्प है समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब, तीसरा विकल्प है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, और चौथा विकल्प है भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। तो इसमें जो सही नामांकन है वह है ए है कोशिका, बी है रिक्तिका, सी है केंद्रक और डी है कोशिका द्रव्य, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान कार के पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है। तो इसको हल करने पर जो उत्तर आएगा वह होगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंगों का परीक्षण करेगी। पहला विकल्प है दोनों प्रकरणों में पीला, दूसरा विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, तीसरा विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, और चौथा विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तो इस प्रश्न के लिए
दूसरा विकल्प सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत के दीर्घ रोम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं। तो इसमें ए, बी और सी दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं, ए, बी और सी। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, ए, बी दिए गए हैं। उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, चीनी, शर्करा का घोल, नारियल का तेल। लिखा है, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपर्युक्त में से कौन नीला रंग प्रदान करेगा? तो इसमें जो सही है वो बताने हैं। तो इसमें ए और सी। ए और सी ऐसे हैं जो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर नीला रंग प्रदान करेंगे। नीला रंग यह बताता है कि इसमें स्टार्च है, तो ये दोनों ये बताएंगे कि इनमें स्टार्च है। ए और सी सही है, यानी इसका पहला विकल्प सही है, ए एंड सी। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के लिए कहा। शून्यांक त्रुटि नोट करना, वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड निकालना। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम किसमें दिया गया है? तो सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले ये आएगा डी, उसके बाद 2 नंबर पे आएगा ये, फिर आएगा सी और फिर आएगा बी, यानी डी, ए, सी, बी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय नहीं है? पहला है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, दूसरा है तार्किक सोच विकसित करना, तीसरा है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना और चौथा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि पहला विकल्प है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। दूसरा है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तीसरा है, यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। और चौथा है, यह अधिगम प्रक्रिया में एक रस्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराई गई नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, दूसरा है सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा,
तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद और चौथा है ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहला विकल्प लिखा है कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। दूसरा लिखा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और चौथा है परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अगला प्रश्न है गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। पहला विकल्प है अच्छा गृह कार्य बनाना। दूसरा है कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। तीसरा है छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। और चौथा है मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर NCERT की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। पहला है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। दूसरा है विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर। तीसरा है छात्रों के सक्रिय अध्ययन अनुभव प्रदान करने पर। और चौथा है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। नीचे दिया गया कौन सा युगल उपर्युक्त सही कथनों के संयोजन को निरूपित करता है? तो इसमें ए सही है और सी सही है, यानी इसमें दूसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सही है, ए और सी। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्थिति को दर्शाता है? पहला है कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना। दूसरा है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तीसरा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए प्रश्न पत्र बनाना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है। परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा है, यानी इनका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम में बताना है तो पहले आएगा समस्या की पहचान, उसके बाद परिकल्पना बनाना, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करना, परिकल्पना का परीक्षण और अंत में निष्कर्ष निकालना। यानी कि CBDAE। तो इस क्रम में दूसरा विकल्प इसका सही है।
अगला प्रश्न है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, दूसरा है छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, तीसरा है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना और चौथा है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो ये विज्ञान के ये वो प्रश्न थे जो फरवरी 2014 वाले पेपर में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही प्रश्न घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।